नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आपके अपने राष्ट्रवादी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए हैं 2 सितंबर का करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में यूपीएससी और अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का हमारा सेशन। देखिए, यूपीएससी 2021 का हमारा कंप्लीट पेड ग्रुप चल रहा है और सिर्फ टेस्ट सीरीज के लिए भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। 8564880530 9696060608 ठीक। हमारे जो सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं उस पर आप इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे जाके इन सारे फ्री चैनल्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ये एकदम फ्री है, यहाँ पे सारे नोटिफिकेशन, पेड पीडीएफ की पिक्स भी फ्री में प्रोवाइड करी जाती है। ठीक, हमारा देखिए आज के जो टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं प्रीलिम्स और मेंस के लिए, वो हैं ये वाले। आउटरीच प्रोग्राम आपका पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के सशक्तिकरण का के लिए चालू किया गया है। कहाँ पर? जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक, ये एक अनोखा लोकसभा का जो है ये एक इनिशिएटिव है, इसलिए इसको जानना जरूरी है। ठीक, और ये है कि फंडामेंटल राइट्स टू मूव एंड रिसाइड अक्रॉस इंडिया, जो भारत भर में संचरण और निवास करने का मौलिक अधिकार क्या है, इसके बारे में क्या न्यूज़ आई है देखेंगे। न्यूजीलैंड का जो है क्रिटिसिज्म हो रहा है क्योंकि वो जीरो कोविड स्ट्रेटजीज अपना रहे हैं, मतलब जीरो कोविड करना चाह रहे हैं, उसके लिए भी क्रिटिसिज्म हो रहा है। तो क्या चीज़ें देखेंगे। और अभी एक भैया देखिए, कोविड-19 का जो वायरस है SARS-CoV-2, मैंने आपको पहले बताया ये म्यूटेट करता ही रहेगा, ये आरएनए बेस्ड है। ठीक है, तो ये म्यूटेट करता रहेगा। अभी नया वेरिएंट मिला है, कहाँ पे मिला है, क्या चीज़ें हैं देखेंगे। और भारतीय रॉयल जेली, ये कुछ नहीं है, ये आपका हनी की ही एक जो है शहद की ही एक मतलब क्वालिटी है। ठीक, जिसको रॉयल जेली बोला जाता है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अपना पहला जो हमारा टॉपिक है, आउटरीच प्रोग्राम फॉर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन सशक्तिकरण इन जो है जम्मू एंड कश्मीर। अब देखिए, जो हमारे लोकसभा के पीठासीन अधिकारी हैं या फिर स्पीकर हैं, उन्होंने ओम बिरला जी, उन्होंने इनॉग्रेट किया है एक सशक्तिकरण करना है पंचायती इंस्टीट्यूशन को, आपका यूनियन टेरेटरी विद लेजिस्लेचर वाला। ठीक, विद जो है विधायिका वाला जम्मू एंड कश्मीर पर। ठीक है, वहाँ पे जो शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर है श्रीनगर में, वहाँ पे चालू किया गया है। ये देखिए, ये नया मैप है, पॉलिटिकल मैप है आपका जो है लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरेटरीज का। इसका फिजिकल मैप भी आप लोग जो है ज़रूर करिएगा। ठीक है, और मान लीजिए अगर पूछ लिया जाता है कि गिलगिट स्थान और बल्टिस्तान जो है किस में आता है, यूनियन टेरेटरी में आता है, तो लद्दाख में आता है इस समय। ठीक, ध्यान रखना, हालांकि वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड है, लेकिन लद्दाख में अगर पूछा जाएगा तो लद्दाख को हम लोग करेंगे मार्क। ठीक, तो एक क्वेश्चन ये बन सकता है। अब देखिए, ये एक तरीके का अनोखा जो है यूनिक इनिशिएटिव है, लोकसभा स्पीकर के द्वारा चालू किया गया है। और इसमें ऐसा नहीं कि ये पहला जम्मू एंड कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर 4th है, इससे पहले भी हो चुका है। इसमें सिंपल सी बात ये है कि जो ग्रास रूट लेवल पे जो हमारा सुशासन है, योजना है, ग्रास रूट लेवल पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस पर, वहाँ पर जो है हमें उनको सशक्त बनाना है, उनको जो है बेहतर बताना है कि भैया कैसे शासन करना है, कैसे प्लानिंग करनी है। ठीक, तो पहला आउटरीच प्रोग्राम हुआ था देहरादून में, ध्यान रखिएगा, बस ऐसे ही याद करिएगा। ठीक, 8 जनवरी 2021 चालू हुआ। दूसरा हुआ आपका जो है शिलोंग में। ठीक, 26 फरवरी 2021 मेघालय में। तीसरा हुआ आपका जो है लद्दाख में। ठीक, 27 अगस्त को। और जो आपका चौथा हुआ है वो हुआ है जम्मू एंड कश्मीर में 31 अगस्त को। थीम क्या थी? पार्लियामेंट्री आउटरीच प्रोग्राम है। ठीक, संसदीय जो है जाके वहाँ पे पहुँचकर लोगों को जो है सशक्त बना रहे हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को। ऑब्जेक्टिव उद्देश्य जो है यहाँ पर यही कि भैया जन जागरूकता, जन भागीदारी को सुनिश्चित करना, यहाँ पर लोगों के अंदर जो है आत्मसम्मान, जो है आपका विश्वास भरना, जो ग्राउंड लेवल के लीडर्स हैं जैसे प्रधान हो गए सारे लोग। ठीक, और उनके अंदर एक स्वामित्व यानी कि ओनरशिप की भावना लाना कि जो एसेट्स हैं, पब्लिक एसेट्स हैं, वो सब उनके अपने हैं। ठीक, ये ना सोचे कि यार ये पब्लिक के हैं, सार्वजनिक हैं तो इनको तोड़ो फोड़ो, ये सब नहीं। ठीक, और उसके बाद जो है उनके अंदर एक जो है महत्वाकांक्षा जगाना है, जो कि जो छोटे जो ग्रास रूट लेवल पे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके अंदर लोकतांत्रिक मूल्यों को भरना है, फ्यूल करना है। ठीक,
कि मतलब उसमें बात करें कि हाँ भैया वोटिंग होनी चाहिए, इसके जरिए हम लोग अपने जो है प्रतिनिधि चुनेंगे, इस तरीके से होना चाहिए। ठीक, ये नहीं होना चाहिए कि बस अपने हाथ में सब कुछ कानून व्यवस्था ले लो, ऐसा नहीं। ठीक, और साथ ही साथ हमें जागरूकता बनाना है, जागरूक करना है लोगों को कि स्कीम भी हैं जो कि उनके घरों के द्वार तक दिए जानी है और क्या अपॉर्चुनिटी जो है बन सकती है विकास के कार्यों के लिए। ठीक, और यहाँ पर जो अगला उद्देश्य है कि भैया एक एस्पिरेशनल लेवल ऑफ ग्राउंड लेवल लीडरशिप बनाओ, जो कि वहाँ, क्योंकि क्या है देखो, आप केंद्र में बैठे हुए आपके पास बढ़िया लीडर है, लेकिन आपके पास अगर ज़मीन पे जो वाकई में जिनसे पब्लिक बिल्कुल सबसे पहले मिलती है, जो ग्रास लेवल पे हैं, तो वो भी लीडर हमारे बहुत अच्छे होने चाहिए, ताकि कोई अगर प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन वहीं पे मिल जाए। ठीक, ये नहीं कि जैसे मैं देखता हूँ कई बार पढ़ते हुए, आप लोग भी देखते होंगे कि जो है प्रधानमंत्री को मैसेज किया जा रहा है, SMS किया जा रहा है, ट्विटर किया जा रहा है, या फिर पत्र लिखे जा रहे हैं, चीफ मिनिस्टर को लिखा जा रहा है। ठीक, तो क्या यहाँ के जो ग्रास रूट के लेवल के जो लीडर्स हैं, क्या वो इतने परिपक्व नहीं है, क्या इतने वो मैच्योर नहीं, क्या उनकी इतनी क्षमता नहीं है? तो उसी क्षमता को बढ़ाने के लिए, उसी सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए ये एक तरीके का अच्छा इनिशिएटिव है, लोकसभा के स्पीकर द्वारा ये चालू किया गया है। जम्मू एंड कश्मीर चौथा था, पहला कौन सा था आपका? देहरादून, दूसरा था शिलोंग, उसके बाद था लद्दाख, और उसके बाद है जम्मू एंड कश्मीर। ठीक, तो ऐसे याद करिएगा। अगला जो हमारा टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे जो मौलिक अधिकार होते हैं, फंडामेंटल राइट्स, ठीक, उसमें एक आप 19 वाला फंडामेंटल राइट देखोगे तो उसमें यह है कि आप कहीं पे भी जा सकते हैं भारत की टेरिटरी में। टेरिटरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। टेरिटरी और रीजन में, क्षेत्र में फ़र्क होता है। टेरिटरी पॉलिटिकल टर्म है, तो मतलब जहाँ पे पॉलिटिकली भारत का जो है ऑक्यूपेशन है उसको टेरिटरी बोलेंगे। जैसे आपने कई बार सुना होगा नेशनल कैपिटल टेरिटरी और नेशनल कैपिटल रीजन। नेशनल कैपिटल, जो चीफ मिनिस्टर बनता है दिल्ली का, वो नेशनल कैपिटल टेरिटरी का बनता है, ना कि रीजन का। रीजन में तो यूपी के भी कई सारे जो है डिस्ट्रिक्ट आते हैं। ध्यान दिया है कि नहीं दिया है कभी इस बात पे? और उसमें कई सारे राजस्थान के भी डिस्ट्रिक्ट आते हैं, अलवर तक भी आ गए। तो वो जो है पॉलिटिकल टर्म नहीं है। यहाँ पे जो पॉलिटिकल बाउंड्री है एनसीटी, वो टेरिटरी के जरिए हम इसको जानते हैं। दिल्ली की जो बाउंड्री है वो टेरिटरी तक आ जाएगी। समझ में आई बात? ये क्लियर हुई। एक एक शब्द क्लियर होना बहुत जरूरी है, ताकि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग इतनी गहराई तक पहुंच जाए कि कुछ भी वो क्वेश्चन पूछे, आप वहां पर बिटवीन द लाइंस पूछ रहा, अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन पूछ रहा, आप वहां पे जाके आंसर को डिड्यूस कर लें, डिराइव कर लें। ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। ठीक, सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो है कई लोगों को, मतलब अभी क्या हुआ है कि मौलिक अधिकार का उल्लंघन करना, ठीक, मान लीजिए ये कह देते हैं सरकार, स्टेट जो है हमारी, वो ये कह दे कि भैया आपने मौलिक अधिकार का जो उल्लंघन किया है, आप यहाँ नहीं जा सकते, आप वहाँ रुक नहीं सकते, आपका जो राइट टू लाइफ है, राइट टू पब्लिक लिबर्टी है आर्टिकल नंबर 21 के अंतर्गत, इन सबको आप मना नहीं कर सकते फ्लिमजी ग्राउंड पे। मतलब जो है एक तरीके फिल्मी तरीके से आपने मना कर दिया, नहीं तुम यहाँ नहीं आ सकते, वहाँ नहीं आ सकते। तो इस पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है अभी लोगों को जो है वो बोला है कि ये चीज़ नहीं चलेगी। ठीक, अभी क्या है कि एक केस चल रहा था, उसमें जस्टिस हमारे इंदिरा बनर्जी जी और रमन सुब्रमण्यम जी आए। उन्होंने कहा कि भैया कुछ लोगों को आपने एक्सटर्नमेंट ऑर्डर दे दिया है, यानी कि जिला बदर करने के संबंधी आदेश दे दिया है। ठीक, जर्नलिस्ट को, सोशल वर्कर को, अमरावती जो है महाराष्ट्र से, ये ठीक नहीं है। ठीक है ना। उन्होंने कहा कि एक्सटर्नमेंट ऑर्डर जो होता है, जिला बदर करने संबंधी आदेश जो होता है, उसको कभी कभार यूज़ करना चाहिए जब बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो और लॉ एंड ऑर्डर जो है खतरनाक हो सकता है, उसको बिगड़ सकता है, सिचुएशन बिगड़ सकती, तभी दीजिए। ठीक है ना। ऐसे नहीं कोई भी आने चाह रहा है, क्योंकि हमारे मौलिक अधिकार है किसी का भी कि वो कहीं भी जा सकता है, रुक सकता है भारत की टेरिटरी में, और उसका राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, पब्लिक पर्सनल लिबर्टी भी उसका मौलिक अधिकार है। तो इसको कम यूज़ करिए, किसी भी आप जो है फिल्मी तरीके से नहीं मना कर सकते। एक्सेप्शनल जो केसेस में ही करिए, असाधारण मामलों में ही करिए, और जो है तब जब आपको ये लगे कि भैया पब्लिक जो सार्वजनिक ट्रैंक्विलिटी, पीस, शांति, ये सब है व्यवस्था जो है वो भंग होने वाली, तभी। ठीक, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन जो है गुड़ कर रहा होगा कि भैया जिला बदर करने के आदेश, संबंधी आदेश यानी एक्सटर्नमेंट ऑर्डर होता क्या है। ठीक, किसी व्यक्ति को जो है आप रोक दें कि फला क्षेत्र में नहीं जा सकते, महाराष्ट्र में नहीं आ सकते आप। ठीक, जैसे यहाँ पे जर्नलिस्ट और सोशल वर्कर को किया गया, ये ठीक नहीं है। ठीक, आप तभी रोक सकते हो जब आपको ये लगे कि ये व्यक्ति आकर यहाँ पे कोई क्राइम कर सकता है, तो आप जो है उसको रोकने के लिए, क्रिमिनल एक्टिविटी को रोकने के लिए आप जो है एक्सटर्नमेंट ऑर्डर दे सकते हो। ठीक, लेकिन जो है आप जो है उसको फिल्मी ग्राउंड पे नहीं दे सकते। ये चीज़ है। हमारा जो संवैधानिक प्रावधान है आर्टिकल 19
सब क्लॉज 1 सब क्लॉज डी, आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ई और 21 जो आर्टिकल है उसमें ये कहा गया, गारंटी दी गई है कि राइट टू एवरी सिटीजन है हर किसी का कि वो कहीं पे भी कंट्री में जा सकता है, रुक सकता है, उसको राइट टू लाइफ भी है और पर्सनल लिबर्टी भी है। देखिए यही चीज़ यहाँ पे बताई गई। डी में आपका नेशनल टेरिटरी में कहीं भी घूम सकते हैं, ई वाले में आप कहीं भी रुक सकते हैं, सेटल हो सकते हैं, 21 वाले में 2 राइट दिए गए, एक तो राइट टू लाइफ है, जीवन का अधिकार है, जीने का अधिकार, और वो भी एक लिबर्टी के साथ में, पर्सनल लिबर्टी के साथ में आपका व्यक्तिगत स्वतंत्रता संबंधित भी जो है हमारा एक मौलिक अधिकार है। ठीक, तो कोई पर्सन को आप रोक नहीं सकते, डिप्राइव नहीं कर सकते, और जब तक मतलब उसकी लाइफ से, उसकी पर्सनल लिबर्टी से, ठीक, जब तक कोई जो है लॉ नहीं बनाया गया, यानी संसद के द्वारा कोई लॉ ना पास किया गया हो। ठीक, इसके अलावा अगर एक्स्ट्रा पॉइंट देखें यहाँ पे वैल्यू एडिशन किया जाए तो आर्टिकल नंबर 19 में ये बोला गया है संविधान में कि भैया प्रोटेक्ट करता है, प्रिस्क्राइब करता है कुछ फ्रीडम जो है, जो ऑल सिटीजन्स हैं, ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो क्या ये क्वेश्चन है आप लोग से, फॉरेन सिटीजन्स के लिए भी ये होगा क्या? कौन कौन से यहाँ पे जो है वो दिए जाते हैं, राइट्स दिए जाते हैं? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति और मतलब एक्सप्रेशन की जो है आज़ादी। असेंबल आप हो सकते हो, पीसफुली हो सकते हो, बिना किसी आर्म्स ये वो हाथ वाले आर्म्स नहीं है, ये आपके बंदूक वाले आर्म्स है। ठीक, और आप एसोसिएशन बना सकते हो, यूनियन बना सकते हो, बिल्कुल फ्रीडम है आपको, आप खुले आराम से डी मतलब कहीं पे भी जा सकते हो टेरिटरी ऑफ इंडिया में, कहीं भी रिसाइड सेटल कर सकते हो, रुक सकते हो टेरिटरी ऑफ इंडिया में। और जो है एफ ये कहता है कि आप कोई भी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड, बिजनेस कर सकते हो भारत की टेरिटरी में। ठीक, अब एक और वैल्यू एडिशन लिख लिए, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है। ठीक, चाहे यूपीएससी हो, अदर स्टेट विजिट एग्जामिनेशन हो, 6 फंडामेंटल राइट दिए गए हैं। राइट टू इक्वलिटी 14 से 18 तक है, राइट टू फ्रीडम 1922 तक है, स्वतंत्रता, समानता का अधिकार, उसके बाद राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा भी था मेरे ख्याल से 2014-15 में कि भैया कौन कौन सा होता है, तो आर्टिकल नंबर 23-24 होता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है 25 से 28 तक। ठीक, और इसके बाद आपका कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट जो है आर्टिकल नंबर 29 और 30 में, इसमें माइनॉरिटी जो समुदाय होते हैं, अल्पसंख्यक समुदाय जो होते हैं, उनके लिए यहाँ पे राइट्स दिए गए हैं। और छठा राइट है जिसको जो है BR अम्बेडकर जी ने बोला था कि अगर सारे मौलिक अधिकार निकाल दिए जाए, आर्टिकल नंबर 21 दे दिया जाए और आर्टिकल नंबर 32 दे दिया जाए, तो सारे आर्टिकल जो है, जो मौलिक अधिकार है हमारे, हम उसको निकाल सकते हैं आर्टिकल नंबर 21 से, और सारे ही जो मौलिक अधिकार है उसकी सुरक्षा हम कर सकते हैं आर्टिकल नंबर 32 से, जो कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज देता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक, समझ में आई? कुछ मजा आया? तो ये चीज़ है, ये मज़ा मैं आपको देना चाहता हूँ कि आपको जो है पढ़ाई में इंटरेस्ट आ जाए और आप इसको ज़्यादा याद भी रख सकें एग्ज़ाम के दौरान भी और एग्ज़ाम के बाद में, क्योंकि मेंस भी देना है। ठीक, लेकिन न्यूजीलैंड की जीरो कोविड रणनीति की आलोचना हो रही है। संदर्भ यहाँ पर यह है कि अभी पहला केस जो है कोविड-19 का फरवरी में रिपोर्ट हुआ था, तब जो है क्या हुआ, अभी अगस्त में हुआ था। ठीक, फरवरी के बाद से अगस्त में पहला केस आया कोविड-19 का, और वहां की जो प्राइम मिनिस्टर साहिबा हैं जसिंदा अर्डन, उन्होंने बोला भैया 4 लेवल का नेशन वाइड लॉकडाउन लगा दो। ये वैसे ही लॉकडाउन है जैसा हम लोग को पिछली बार जो है 25 मार्च से लगा था, पूरा संपूर्ण नेशन वाइड लॉकडाउन लगा दिया है ताकि जो डिजीज है वो स्प्रेड ना हो सके। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ने से पहले कुछ यहाँ पे मैपिंग कर लेते हैं। यहाँ पर कुक स्ट्रेट जो है, सारे जल रबरू मध्य और ये वाले स्टेट का मैंने जो एक वीडियो बना रखा है, आप जाके ओनली करंट अफेयर वाले चैनल पे सर्च कर सकते हो। तास्मान सी इसके वेस्ट में आता है न्यूजीलैंड के, और ये आपका देखिए यहाँ पे कुक स्टेट हो गया, और ये बे ऑफ प्लेंटी है, उसी तरीके से यहाँ पे भी है। आप लोग से क्वेश्चन ये है कि बे और गल्फ में, खाड़ी और बे के बीच में क्या फ़र्क होता है? जैसे बे ऑफ बंगाल है, पर्शियन गल्फ है, क्या फ़र्क है दोनों में, जानना जरूरी है। ठीक, तो बताइएगा। देखिए यहाँ पे क्रिटिसिज्म इसलिए हो रही है कि जैसे पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, धीरे धीरे लॉकडाउन को जो है अनलॉक किया जा रहा है। ठीक, लोगों को डिजीज़ के साथ जीना सिखाया जा रहा है। ठीक, कि मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि पूरी जो अर्थव्यवस्था ही बंद कर दें, लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है। वैक्सीनेशन करने के बाद ऐसा हो जाता है कि वैक्सीनेशन कराना ज़रूरी है कि आपकी जो हालत है, भले ही वो जो है म्यूटेट कर जाए, ठीक, उसमें जो है कुछ वायरस अपने आप को चेंज कर ले, लेकिन फिर भी आपकी हेल्थ ऐसी रहेगी कि आपको हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होना पड़ेगा। ठीक, तो ये जरूरी है, आप घर पे ही सही रह सकते हो, अपना क्वारंटाइन होके भी सही हो सकते हो, तो वैक्सीनेशन कराना जरूरी है। तो ये सब करते हुए बाकी सब जगहों पे क्या हो रहा है कि धीरे धीरे लोगों को जो है इसके, क्योंकि ये
भाई जब ये अपने आप को चेंज करता ही रहेगा तो हम इससे डर कर कब तक अपनी अर्थव्यवस्था, मतलब अगर वैसा नहीं मरे तो फिर दो भुखमरी से मर जाएंगे, पॉवर्टी से मर जाएंगे। तो उससे तो अच्छा ही है कि हम उसको जीना सिखाएं लोगों को। और ये जो है साइंटिफिकली प्रूवन भी है, साइंटिफिकली जो है ये रिकमेंडेशन भी है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है न्यूजीलैंड में हो क्या रहा है कि भैया उनके पास वैक्सीनेशन की इतनी ताकत है नहीं, ठीक। तो कुछ भी मान लीजिए, वैसे तो पहले न्यूजीलैंड की बड़ी तारीफ हो रही थी कि यार बताओ पूरी दुनिया में लॉकडाउन है और इनके यहाँ तो मैच वैच, क्रिकेट मैच और सब कुछ जो है चल रहा है, कोई किसी ने मास्क नहीं पहन रखा, यार कितना बढ़िया कंट्रोल किया है, ठीक। लेकिन अभी सिचुएशन अलग है। अब जो है क्रिटिसिज्म हो रहा है, क्यों? क्योंकि ये उस जैसे कुछ एक व्यक्ति आया तुरंत पूरा नेशन वाइड लॉकडाउन कर दिया, लोग ना आ सकते हैं ना जा सकते हैं। वैक्सीनेशन कारण क्या है? वैक्सीनेशन इनके यहाँ जो है बहुत अच्छे से नहीं चल रहा है, ठीक, अच्छे से नहीं चल रहा। आपको वैक्सीनेशन तो करना पड़ेगा ना। आप घर का दरवाजा बंद करके अगर ये बैठे रहो कि मैं यहाँ पे सेफ हूँ तो क्या आप बच जाओगे? क्या कितने साल बच जाओगे? तो ऐसा नहीं होता, आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा, आप डर के जी नहीं सकते। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि आप अपने आप को तैयार करो। अब ये बंद तो कर लेते हैं लेकिन ना वैक्सीनेशन तेजी से करा रहे हैं, तो इसलिए इनका जो है यहाँ पर क्रिटिसिज्म हो रहा है, ठीक। इसको जो आर्काइक और मिस इन्फॉर्म किया जा रहा है कि भैया ये तो हर्मिट नेशन है, तुरंत बंद कर लेता है अपने आप को, किसी को घुसने नहीं देता है, ठीक। और आपका जो है ये जो इनके प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने जीरो कोविड स्ट्रेटजी अपना रखी है, या फिर इनकी भाषा में बोले तो गो हार्ड गो अर्ली। बहुत मतलब काफ़ी हार्ड जा रहे हैं ये लोग। और जो है पूरी मतलब ये कहते हैं कि भैया हमें पेंडेमिक को पूरी तरीके से इसको हरा देना है, कोई भी जीरो केस होना, मतलब केस नहीं हो सकता, ये सारी चीज़ें, ठीक। तो यहाँ पे ये जो है इस चीज़ का यहाँ पर मैंने आपको जो बताया काफ़ी आलोचना हो रही है। जीरो कोविड स्ट्रेटजी यही होती है कि स्ट्रिक्ट लॉकडाउन कर दो, बॉर्डर क्लोज कर दो, ट्रैवल बैन कर दो, ठीक। और यहाँ पे इन्फ्लुएंजा जो पेंडेमिक प्लान है, मतलब जिसका ये है कि जब पहले मतलब ये हो रहा था कि पेंडेमिक अपने पाँव पसार रहा था, तब ये लोग ने ये था कि तुरंत हम लोग जो है लॉकडाउन लगा के इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक प्लान बनाओ, जिसके अंतर्गत हम शमन का अप्रोच करेंगे, मतलब उसको बढ़ने ही नहीं देंगे और अपनी हेल्थ केयर कैपेसिटी को बढ़ाते रहेंगे। और मतलब ताकि जो है अगर बढ़ भी जाए, कुछ जो केसेस आए भी, तो उनको अच्छी हेल्थ केयर सर्विसेज मिल सके। लेकिन ये चीज़ें तो यहाँ पर करी नहीं गई, ऊपर से बैन वैन सब कर देने वाली बात है, इसी की आलोचना की जा रही है। पहले भी मैंने आपको बताया देशों की अपनी रणनीति क्यों बदलनी पड़ी, क्योंकि देखिए डेल्टा वेरिएंट आ गया और उसके बाद जो है ये बदलता ही रहता है अपने आप को। तो मेन चीज़ यही है कि अपनी इम्यूनिटी, अपनी जो है वैक्सीनेशन कराइए, वो ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि आप पूरा जो है लॉकडाउन लगा दें, ठीक। रैपिड एंटीजन होम टेस्टिंग भी अब लोगों ने कंट्रियों में होने लगी है, तो आप अपनी एंटीजन की वो करा सकते हो या टेस्टिंग, ठीक है, कि भैया आपके अंदर एंटीजन है कि नहीं है कोविड के वायरस से निपटने के लिए। अगर है तो अपना जो है जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों आप जो है एक की वजह से जो है पूरे क्या देश को हानि पहुंचाओगे, ये चीज़ है। तो न्यूजीलैंड ने अब तक कोविड से कैसे निपटा ऐसे ही है, जैसे कोई आता है जो है मतलब केस, तुरंत जो है सब कुछ बॉर्डर सब क्लोज कर देते हैं। ये अच्छा अप्रोच नहीं है। पहले इसको जो है काफ़ी बोला था, अरे वाह क्या एग्जाम्पल है, लेकिन अब इसको जो है अच्छी रणनीति नहीं बोला जा रहा है, ठीक। अधिक टिकाऊ रणनीति पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि वैक्सीनेशन करा नहीं पा रहे हैं और जैसे वैक्सीनेशन कम पड़ने लगता है तुरंत ही लॉकडाउन लगा देती है प्राइम मिनिस्टर साहिबा न्यूजीलैंड की, ठीक। अगला जो हमारा टॉपिक है ये भी कोविड से संबंधित है। नया वेरिएंट आ गया, आता रहेगा, मैंने आप लोगों को पहले पढ़ाया है। जैसे फीवर का जो है RNA बेस्ड जो वायरस होता है, राइनो वायरस और सारे, तो वो आते ही रहते हैं, वो बदलते ही रहते हैं अपने आप को, हर साल उसका कुछ ना कुछ टीका लगता है। तो उसी तरीके से ये भी अपने आप को बदलता रहेगा। और एक नया वेरिएंट आ गया है, C.1.2 वेरिएंट कोविड-19 का, साउथ अफ्रीका में पाया गया। और ये कहा जा रहा है कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता है वैक्सीन के द्वारा जो हमने बनाई है उसको भी ये भेद सकता है और ये अपने आप को बहुत ही तेजी से उत्परिवर्तित कर रहा है, यानी कि म्यूटेट कर रहा है। समझ में आई बात? तो ये वाली चीज़ है, तो हमें एंटीबॉडीज़ और इससे संबंधित जो चीज़ें हैं कुछ स्टडी करनी चाहिए कि हमें देखना चाहिए हमें क्या चीज़ें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। तो यहाँ पे C.1.2 वेरिएंट का पहली बार पता कहाँ लगाया गया? साउथ अफ्रीका में, अभी बताया, मपुल मलंगा और जो है कोटेंग प्रोविंस में यहाँ पे इसको जो है देखा गया। और फिर उसके बाद अगस्त 13 तक जो है काफ़ी जगहों पे ये आ भी चुका है। साउथ अफ्रीकन तो हो ही गया, ठीक। उसके अलावा DRC डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ये अलग है, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, पोर्टुगल, स्विट्जरलैंड, यहाँ सब जगह देखा गया है, ठीक। इस संस्करण की विशेषता क्या है कि ये बहुत तेज़ी से अपने आप को जो है म्यूटेट कर रहा है और इससे इन्फेक्शन भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, ठीक। यहाँ पे मैं जो ये चार्ट फिर से आप लोग को एक बार दिखा रहा हूँ,
ये चार्ट से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। देखिए वेरिएंट ऑफ कंसर्न 4 तरीके के, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। डेल्टा और इंडिया का है वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, और इंडिया से ही दूसरा है कप्पा, लेकिन ये वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है। ध्यान रखना, ऐसी ही टर्मिनोलॉजी में पूछा जाएगा। इंटरेस्ट है आपका, यूएसए का एप्सिलॉन है। अच्छा, मैं अभी जब इसको आज बना रहा था उससे पहले मैंने देखा म्यू नाम से भी एक नया वेरिएंट आ गया है, तो बहुत बढ़िया, क्या कह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यूके इंडिया के जो रखना डेल्टा और कप्पा, ठीक, तो इसको एक बार देख लो, इसको रटना जरूरी है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो C.1.2 वेरिएंट है वो कोविड-19 स्ट्रेन से अलग इसलिए है क्योंकि ये इसकी स्पीड अपने आप को म्यूटेट करने की, उत्परिवर्तित करने की काफ़ी तेज है। ठीक, यहीं पे इसका ये दे रखा है कितनी तेज़ी से अपने आप को चेंज करता है। ठीक, 1.8 फोल्ड फास्टर है ये, और इसके बाद जो है कम समय में अपने आप को इवॉल्व कर ले रहा है, और जो इस तरीके से ये जो पहले अल्फा बीटा गामा थे ना उनसे काफ़ी तेज़ है। ठीक, और ये कंसिस्टेंट इंक्रीज़ है इसमें, यहाँ पे जीनोम में साउथ अफ्रीका में देखा गया है। इससे भी ये पता चल रहा है कि ये तेज़ी से अपने आप को चेंज कर रहा है। क्या कोविड-19 के टीके इस संस्करण के खिलाफ काम करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक, लेकिन सबको नहीं। कुछ लोग, कुछ जो इस वेरिएंट के वो हैं, वो कुछ भेद सकते हैं हमारी इम्यूनिटी प्रतिरोधक क्षमता को। ठीक, और ये अपने आप को म्यूटेट करता जा रहा है और एसोसिएट कर रहा है इम्प्रूव्ड ACE2 बाइंडिंग। ACE2 बाइंडिंग किसी को याद आ रहा है, बताओ? याद आ रहा है ACE2? जो बच्चों में ACE2 नहीं होता है, इसलिए ही कोविड जो है बच्चों में नहीं फैल रहा था। ये क्वेश्चन पूछेगा, मैं बता रहा हूँ, ये पूछेगा ही पूछेगा। बच्चों में नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? ACE2 नहीं होता उनमें, इसकी वजह से नहीं हो रहा है। अब क्या है कि ये वाला जो वेरिएंट है ये अच्छे से चिपक रहा है। ठीक, और जो न्यूट्रलाइज करने की ताकत होती थी, एंटीबॉडीज़ की जो है इस वायरस को पीटने की ताकत होती थी, वो भी कम होती जा रही है। ये ACE2 याद रखोगे ना, ऐसे ही याद कर लो यार, इसके लिए कोई साइंस बैकग्राउंड का होना जरूरत नहीं है। ठीक, तो ये वाली बात है। बट द स्टडी स्टेटेड द इम्पैक्ट, एग्जैक्ट इम्पैक्ट जो है अभी नहीं बता सकते हैं। ये सारी चीज़ें तो देखिए बोलना ही पड़ता है, ठीक है। और इसके बाद की ये है कि अंडरस्टैंडिंग यही है इसकी कि म्यूटेशन को हम लोग वैक्सीनेशन कराएं, और इससे हमारा कम से कम ये तो है कि हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होगी और डेथ नहीं होगी। ठीक, तो ये इसलिए वैक्सीनेशन कराना जरूरी है। अगला टॉपिक हमारा जो है वो है रॉयल जेली, इंडियन रॉयल जेली संबंधित। इसमें कई सारे फैक्ट और तथ्य मैं आपको बताऊंगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एपीकल्चर, हनी, और ये आपका एग्रीकल्चर के एलाइड सेक्टर से आता है, बिल्कुल क्वेश्चन इससे बन सकता है। पहली बार रॉयल जेली जो है सरपास कर गई है, हमारे भारत की रॉयल जेली सरपास कर गई है टॉप क्वालिटी सेलर्स के स्टैंडर्ड्स को। ठीक, टॉप क्वालिटी का अभी कौन है? थाईलैंड और ताइवान। तो ये सबसे अच्छी बात है। अच्छा, अब क्वालिटी को सरपास किया तो इसके लिए क्या हमारे यहाँ कोई स्टैंडर्ड्स हैं क्या? देखिए FSSAI जो है आपका फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया 2019 में इसने लेके आया था, जो है आपका ISO से संबंधित जो स्टैंडर्ड लेके आया था, और उससे जो है अब देखा गया कि इंडियन रॉयल जेली जो है अब काफ़ी अच्छी क्वालिटी बना रही है। ठीक है, और ये थाईलैंड वाइलैंड से भी अच्छी है। ठीक, तो यहाँ पे बताया गया है रॉयल जेली होवत का है, ये समझ लेते हैं। देखिए ये एक मोती जैसे सफ़ेद और जो है हल्के पीले रंग का शहद होता है, जो और सीक्रेशंस इसमें होते हैं, काफ़ी कठिन नाम है, हाइपोफारिनेल गील और मंडीबुलर ग्लैंड जो है वर्कर हनी बीज की जो होती है उसके सीक्रेशन से, और ये इस कलर का येलो, हल्के येलो और पर्ल वाइट कलर का जो है मिक्सचर होता है, कोहेसिव चिपचिपा मिक्सचर होता है, शहद होता है। ये बात ध्यान रखना। इसमें जो कंटेंट है, ठीक, वो किस किस चीज़ का होता है? वाटर होता है 60 से 70%, लिपिड्स होते हैं 1 से 10%, ठीक, और जो है आपका मिनरल्स, प्रोटीन, शुगर होते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशियस है, मतलब इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है पोषण है। और दिस सब्सटेंस इज़ यूज्ड एज फूड टू यंग लार्वा। ये जो सब्सटेंस होता है रॉयल जेली, ये इसको यूज़ किया जाता है जो यंग लार्वा होते हैं या फिर एडल्ट क्वीन हनी बीज होती हैं, उनको फूड की तरीके से इसको यूज़ किया जाता है। नेचुरली हम नहीं देते, हम तो निकाल के खा लेते हैं खुद ही। तो ये चीज़ है। अब देखिए इंडियन रॉयल जेली जो है ISO स्टैंडर्ड जो है ये है ISO स्टैंडर्ड। तो मॉइस्चर आपका 10 SDA हो गया, प्रोटीन, टोटल शुगर, ग्लूकोज, लिपिड,
ये देखिए, ये इसके बीच में होना चाहिए। भारत का जो है 64-66 है, बीच में है। एक 1.4 से ज़्यादा होना चाहिए, बिल्कुल है। तो इस तरीके से मानक सारे हमने पास कर लिए हैं। कमर्शियली अगर देखा जाए तो रॉयल जेली हम प्रोड्यूस करते हैं कृत्रिम रूप से, यानी कि आर्टिफिशियली हम बी कॉलोनीज बनाते हैं, जो कि प्रोड्यूस करता है क्वीन बी, और ग्रोन होता है नेचुरल हैबिटेट के बाहर, प्राकृतिक जो आवास है उसके बाहर बनता है। जो लार्वा होता है क्वीन सेल्स में, उनको जो है फूड दिया जाता है न्यूट्रिशियस रॉयल जेली के साथ में। और द परफेक्ट टाइम टू हार्वेस्ट रॉयल जेली जो होता है, जब हम जो जेली रॉयल जेली कब निकाल लेते हैं, जब लार्वा जो है 5 दिन का जो है हो जाता है, तब रॉयल जेली को हम स्टोर करते हैं सब 0 टेम्परेचर में, बहुत ही कम टेम्परेचर में स्टोर करना पड़ता है, -20 डिग्री। मैं बताऊंगा अभी। जब इसका प्रोडक्शन हो जाता है तुरंत इसको जो है काफ़ी ठंडे जो है वातावरण में रखना पड़ता है। जो टेम्परेचर है फ्रेश रॉयल जेली का वो है -20 डिग्री सेल्सियस। और जो फ्रीज़र एक होता है भैया, फ्रीज ड्रायर, मतलब ठंडा करके सुखा देने वाली एक मशीन है, वो जो है रिमूव कर देती है मॉइस्चर फ्रेश प्रोड्यूस से। और ये इंडिया में सिर्फ 3 मशीनें हैं जो कि हमने जो है आयात करी है जर्मनी से। ठीक, भारतीय रॉयल जेली की गुणवत्ता और मानकों के बारे में क्या जाना जाता है? व्हाट इज नोन ऑफ इंडियन रॉयल जेलीज क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड्स। देखिए, इंडिया डिड नॉट हैव स्टैंडर्ड्स। 2019 तक कोई भी स्टैंडर्ड नहीं थे, लेकिन फिर FSSAI ने इम्पोज किए ISO स्टैंडर्ड, और उसके बाद फिर भी कोई डेटा अवेलेबल नहीं था क्वालिटी का क्या होता है, लेकिन अब डेटा आ गया है। प्रेजेंटली कंट्री स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स हैं कई जगह पे रॉयल जेली के। ठीक, जैसे स्विट्जरलैंड में, बुल्गारिया में इनके अपने स्टैंडर्ड्स हैं रॉयल जेली का, ब्राज़ील, उरुग्वे। ठीक, अब जो है अब बाकी जो कंट्री हैं वो भी इस प्रोसेस में, प्रक्रिया में है कि वो अपने जो है स्टैंडर्ड्स बना सके इंटरनेशनल हनी कमीशन के हेल्प से। ठीक, इसके अलावा जो है जो ग्रुप हमारा जो कलेक्ट किया गया रॉयल जेली सैंपल्स का, वो कहाँ से 6 भौगोलिक क्षेत्रों से किया गया। विजया राय आंध्र प्रदेश, हल्द्वानी उत्तराखंड, झज्जर हरियाणा, चंडलोसा झारखंड, मानछर एंड सेंट्रल बी कीपिंग रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट CBRTI महाराष्ट्र से लिया गया था ये वाले सैंपल। और ये रिसेंटली कंक्लूड जो हमने स्टडी करी है उसमें देखा जाए तो रॉयल जेली को हम प्रोड्यूस करते हैं हनी बीज से। अब देखो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। रॉयल जेली को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं हनी बीज से, मधुमक्खी से, तो ठीक है, जो कि वो मधुमक्खी क्या, कौन सा जो आपका पराग होता है, पॉलन होता है फ्लावर से। कौन से फ्लावर्स? आपके जो है मस्टर्ड का फ्लावर, कोकोनट का फ्लावर, और मल्टी फ्लोरा वेरिएंट जो होते हैं टॉप इंटरनेशनल क्वालिटी, वहां से बनती है। और कहां से नहीं बनती है? मक्का से नहीं बनती है टॉप क्वालिटी का। ठीक, मस्टर्ड जो पॉलन होता है उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन का कंटेंट होता है, ध्यान रखो, यहीं से क्वेश्चन बनाएगा। द क्वालिटी वेरीड हो जाती है प्लांट और रेस्पेक्टिव पराग। कोई पराग जैसे अलग होगा, प्लांट अलग होगा, तो क्वालिटी भी वेरी हो जाएगी। सबसे अच्छी क्वालिटी किससे बन रही है? फिर से बता दे रहा हूँ, मस्टर्ड, कोकोनट, मल्टीफ्लोरा, ठीक, मेज, मक्का जो होता है ना भुट्टा, उससे नहीं बनती। ठीक, रॉयल जेली के वैश्विक बाजार शासक सबसे ज़्यादा कौन मार्केट में रूलर है और कौन सबसे ज़्यादा कंज्यूमर है, देख लेते हैं भैया। 1940 से सबसे पहले जो डेवलपर था रॉयल जेली को बनाने की प्रोडक्शन टेक्निक को निकालने वाला, वो था जापान। लेकिन अभी जो सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन करता है वो करता है चाइना। ठीक, और इसके बाद ताइवान करता है, फिर थाईलैंड और इटली जो है टॉप प्रोड्यूसर्स भी हैं। ठीक, 400 मैट्रिक टन के हिसाब से देखा है सबसे ज़्यादा बड़ा उपभोक्ता कौन है या फिर आयातक कौन है दुनिया में? जापान है। ठीक, अभी सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पे हो रहा है? चाइना में, लेकिन वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है, अभी बताऊंगा। ठीक, इसके बाद जो है जर्मनी, अमेरिका और अदर यूरोपियन नेशन में जो है आयात किया जाता है। हाई क्वालिटी जो सबसे ज़्यादा होती है वो होती है थाईलैंड में। ठीक, और रॉयल जेली का ये 12,000 रुपये के प्रति किलो बिकता है, और अगर इसका पाउडर बना दो 30,000 रुपये तक का बिक जाता है भारत में। रॉयल जेली जो चाइना से आती है लो क्वालिटी है यार, उसके बाद उसमें जो कंटेन कभी कभी लार्वा भी निकल जाता है, वो प्योर रॉयल जेली भी नहीं है। इसका प्राइस जो है फ्रेश अगर लो 8,000 रुपये का है, 15,000 रुपये का पाउडर बिकता है इसका। दिल्ली और नॉर्थ इंडिया मार्केट में चाइना वाला जो है मैन्युफैक्चर्ड रॉयल जेली हम खाते हैं बहुत शौकीन तरीके से, और मुंबई में जो है थाईलैंड वेरिएंट से आता है। ठीक, रॉयल
जेली खाने के फायदे और दुनिया भर। अब ये फायदे सुन के आपका मन कर जाएगा खाने का। इसकी खपत क्यों बढ़ रही है भैया, काहे लोग भना भन खा रहे हैं इसको। तो ये रॉयल जेली जो है ये कोई मेडिसिन नहीं है, बट इसकी जो पोषक पदार्थ जो है वो बहुत ज़्यादा है। रॉयल जेली में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है ना। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या चीज़ है ये जो बताइएगा कि किस तरीके से मदद करती है, ठीक। और इसके अलावा जो हमारी कोशिकाएं डैमेज हो जाती हैं उनको जो है ये रेजुवनेट कर देता है, फिर से जो है जीवंत बना देता है। और इसीलिए जो कैंसर के पेशेंट हैं उनको भी रॉयल जेली खाने के लिए कहा जाता है, ठीक। विमेंस की जो है, विमेन की आपकी फर्टिलिटी को बढ़ाता है। और विमेन जिनको सफ़र कुछ करती हैं प्री मेंस्ट्रुअल और पोस्ट मेनोपॉजल प्रॉब्लम से, उनके लिए भी रॉयल जेली काफ़ी ज़्यादा लाभदायक है, ठीक। रॉयल जेली जो है आपकी बॉडी का जो एजिंग है, जो उम्र बढ़ने का, उसको भी कम कर देता है। आप काफ़ी यंग दिखते हैं, आपकी एक्चुअल एज से है आपकी 50 एज और आप दिख रहे हैं बिल्कुल 20 साल के, ये कर सकता है रॉयल जेली। और इसीलिए जो है सेलिब्रिटी जो है वो सब इसका बहुत यूज़ करते हैं। और जापानीज़ लोग, ये देखा गया है कि भैया ऑन एन एवरेज वहाँ पे लोग 100 साल से सबसे ज़्यादा जीते हैं, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज़्यादा है। तो और वो इसका सबसे ज़्यादा आयात कर रहे हैं, निर्यात मतलब, और खा रहे हैं इसको। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि हाँ भैया लॉन्जिविटी जो है बढ़ती है आपका रॉयल जेली के खाने से, ठीक। और आगे हम लोग अपने फेवरेट सेक्शन पे जिसका नाम है कॉमन एक ISP से, इसमें हम लोग प्रीलिम्स का क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करने चाहिए, इसको जो है टिप्स ट्रिक्स और एलिमिनेशन मेथड देखते हैं। देखिए वेस्ट नाइल वायरस, ठीक, एक और वायरस आ गया। वेस्ट नाइल वायरस से संबंधित कुछ स्टेटमेंट दिए गए, ट्रू कौन सा आपको बताना है। ये इन्फेक्शियस डिजीज़ है, ठीक, संक्रामक रोग है, और ये एक मॉस्किटो के द्वारा जो है मच्छरों के द्वारा ये फैलाया जाता है। क्या एकदम सही है कि नहीं बताइए। और ये मैं वैसे बता चुका हूँ एक बार। और ये स्प्रेड होता है आपका चिड़ियों से आपका ह्यूमंस के बीच में विद द बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड क्यूलेक्स मॉस्किटो, ठीक। क्यूलेक्स होता है, एनोफ्लीज होता है, एडिस एगेप्टी होता है, इन सब के बारे में आप लोग को पढ़ना है। एनोफ्लीज जो है, फीमेल एनोफ्लीज क्या करता है बताइए। और अकॉर्डिंग टू WHO, WNV वॉज फर्स्ट आइसोलेटेड इन अ वीमन। पहली बार इसको जो है इस वायरस को अलग किया गया था एक महिला में से, जो कि वेस्ट नाइल डिस्ट्रिक्ट युगांडा 1975 में पाया गया था ये, ठीक। तो यहाँ पे देखिए दोनों स्टेटमेंट सही है, ये वाला गलत है और ट्रू पूछा गया है, तो 3 वाला काट दोगे तो बच्चे का आंसर A, ठीक। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये 1937 में पाया गया था। रशिया ने अभी बोला है कि भैया वेस्ट नाइल वायरस बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इस बार का जो ऑटम है, यानी कि जो शरद ऋतु है, उसमें काफ़ी हल्का टेम्परेचर है और प्रेसिपिटेशन ज़्यादा है। तो ऐसे में जो है मच्छर काफ़ी उत्पन्न होने के चांसेस ज़्यादा है, तो वेस्ट नाइल वायरस हो सकता है। रशिया में ये बात बोली गई है, ठीक, ध्यान रखिएगा। इससे घातक जो है आपका न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ हो सकती है। क्यूलेक्स ही वो मॉस्किटो है जिससे जीका, डेंगू और येलो फीवर होता है, ये मैं कई बार बता चुका हूँ आपको। UPSC भी क्वेश्चन पूछ चुका है। और जो WNV के जो सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं, वहीं है बुखार आ जाएगा, सर में दर्द हो जाएगा, बॉडी में दर्द हो जाएगा, स्किन में रैश पड़ जाएंगे और लिम्फ ग्लैंड जो है आपके फूल जाएंगे, ठीक। अगला जो हमारा टॉपिक है, जो क्वेश्चन है वो है कि लेथम्स स्नाइप, ठीक। लेथम्स स्नाइप अगर आप लोगों ने सुना होगा तो ये एक बर्ड होती है, ठीक। उससे संबंधित फॉल्स असत्य स्टेटमेंट बताने हैं। ये एक तरह की लॉन्ग बिल्ड स्कलिंग शोर बर्ड है, मडी एजेस में रहती है, ठीक, कीचड़ वाले उसमें रहती है। फ्रेश वाटर जो आपका जो फ्रेश वाटर आर्द्र भूमि है वहाँ पर ये रहती है। आलवड़ी इसको बोलते हैं, यानी सैलिनिटीज़ में नहीं होती। ये इंडिया में ब्रीड करती है और पाकिस्तान में ज़्यादातर रहती है। बिल्कुल गलत है ये स्टेटमेंट, दूसरा गलत हो गया और गलत ही पूछा गया। अच्छा, तो ये वाला हो सकता है, बी वाला आंसर। और इसके बाद है इट इज़ द लार्जेस्ट स्नाइप इन ऑस्ट्रेलिया और विथ क्रिप्टिक मेनली ब्राउन और प्लूमेज कलर की होती है। देखिए यहाँ पे सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट गलत है और गलत ही पूछा गया, इसलिए आंसर हो जाएगा 2। ये जापान में ब्रीड करती है और ज़्यादा टाइम जो है ऑस्ट्रेलिया में रहती है नॉन ब्रीडिंग टाइम में, और काफ़ी जो है शर्मीली होती है और सीक्रेटिव बर्ड होती है, छुप के रहती है। देखिए ये कितनी शर्मीली लग रही है येली बर्ड, और ये जो है आपको देखने को नहीं मिलेगी। आर्द्र भूमि और घास के मैदानों में पाई जाती है, किसी वेजिटेशन में ये मिल जाती है आपको, और ये यूज़ करते हैं क्रॉप और पास्चर्स भी, ठीक। तो इसी के साथ में आज का हम लोग का सेशन खत्म होता है। इस शर्मीली चिड़िया के देखते हुए आप लोग बिना शर्माए लाइक का बटन तोड़ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को जोड़ सकते हैं, ताकि इस शर्मीली चिड़िया को आज आप लोग खुश कर सकें, ठीक। तो चलिए फिर से मिलेंगे कल सुबह 10 बजे, तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है, वंदे वंदे मातरम।
और खूब पढ़ाई करिए, सुरक्षित रहिए, पेपर पास आ रहा है, लगातार रिवीजन करते रहिए। जय हिंद।